हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज झारखंड बीएड का क्लास करने वाले हैं। हिंदी भाषा से संबंधित 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और आज की क्लास आप लोग करिएगा, जिसमें मैं आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोग उसका आंसर जानते होंगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, देख पा रहे होंगे। तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर जान रहे होंगे तो जरूर बताइएगा, नहीं जान रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन पाली और चौथा ऑप्शन प्राकृत। तो कौन से भाषा में बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख लिखा गया था, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि पाली भाषा में बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख लिखा गया था। उसके बाद हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है? कौन सी भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है? हिंदी को या फिर संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश। तो इसमें से किसको माना जाता है? ये अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो ऑप्शन है प्राकृत, इसी को नैसर्गिक और स्वाभाविक माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर कि निम्न में कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विद्या है? तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विद्या है। ए में दिया गया है संस्कृत नाटक, बी में दिया गया है जैन साहित्य और सी में दिया गया है ए और बी दोनों, और डी में दिया गया है हिंदी साहित्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा कि संस्कृत नाटक और जैन साहित्य, ये दोनों आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलिए आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है? तो ये बताना है कौन सी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी जो हैं पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आज का, भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को माना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को माना जाता है? हिंदी को माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है, उर्दू को माना जाता है, या फिर बंगला को माना जाता है? ये आप लोग को बताना है। तो क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में हिंदी भाषा को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या पूछा गया है कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार बताना है कि हिंदी भाषा की कितना बोलियां है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 7, 8, फिर तीसरा 5, उसके बाद डी नंबर में दिया गया है 9। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग बताइए। तो जो जॉर्ज गियर्सन के जो हैं उनके अनुसार हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं टोटल 8 बोलियां हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन आज का, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, ठीक है, कौन सा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यानी जो गुरुमुखी लिपि है, इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी, नंद नागरी, पूर्वी नागरी या सरदा लिपि? तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन सही, बताइए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो जो गुरुमुखी लिपि है वो अर्धनागरी लिपि से मतलब विकास हुई है इसका। उसके बाद देखिए आज का 8वां प्रश्न। तो आज का 8वां प्रश्न में देखिएगा तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लिपि है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिपि है। असमिया, कैथी, टाकरी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो असमिया है ये भी एक तरह का लिपि है, कैथी है ये भी एक तरह की लिपि है, टाकरी है ये भी एक तरह का लिपि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद चलिए आज का हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए। देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया था। यानी कि देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है धुलिया शिलालेख, ऑप्शन बी दिया गया है समंगत शिलालेख, ऑप्शन सी दिया गया है पैथन शिलालेख और ऑप्शन डी दिया गया है बड़ौदा शिलालेख। इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी समगत शिलालेख इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग का आज का 10वां क्वेश्चन। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें से बताना है निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। कौन सा, रोमन, चीनी, देवनागरी, अरबी, कौन सा लिपि, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि निम्न में से किस लिपि को लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी मानी जाती है। क्या बताना है, लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी कौन सा लिपि को मानी जाती है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। कौन सा होना चाहिए, लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी मानी जाती है कौन सा लिपि को। तो ये अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो जो ऑप्शन ए है चित्रलिपि ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जन साहित्य पन्नौना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है। जन साहित्य पन्नौना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है। तो कितना लिपियों का उल्लेख मिलता है ये आप लोग बताइए। 15, 18, 13, 20 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर साहित्य जो पन्नौना सूत्र है उसमें टोटल 18 लिपि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आज का 13वां क्वेश्चन देखिए। बौद्ध साहित्य कौन सा है, ललित विस्तार, ठीक है, में कितने लिपियों का वर्णन मिलता है। जो बौद्ध साहित्य है ललित विस्तार इसमें कितने लिपियों का वर्णन मिलता है। 50, 30, 64, 41 इसमें से कौन होगा। तो जो बौद्ध साहित्य ललित विस्तार है इसमें टोटल 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए आज का 14वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन भाषा का अंग है। यानी ये बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन भाषा का अंग है। भाषा का अंग इसमें बताना है। तो कौन, ध्वनि और वर्ण यानी कि अक्षर, शब्द यानी कि पद, वाक्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें से भाषा का अंग जो है ये सभी है, ठीक है। ये तीनों जो ऑप्शन है वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद आज का 15वां क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। तो यहाँ पर देखिए किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का सर्वप्रमुख साधन साहित्य होता है। तो बिल्कुल ये सही होगा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, तो ये भी सही है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य है,
तो ये भी सही लग रहा है, यानी ये तीनों सही है। और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए आज का 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्य हैं, यानी कि जो महात्मा बुद्ध है और सम्राट अशोक है वो उसका जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, सीधा बोले तो इस 16 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन शायद देखे थे या फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन में ही देखे थे, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि अभिलेख किस भाषा में प्राप्य। ये जो वर्ड है थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करता है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पाली, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक और जो बुद्ध का अभिलेख लिखा गया था वो पाली भाषा में ही लिखा गया था। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन आज का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी आदि का विकास किस प्राचीनतम भाषा से हुई है। क्या पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा हिंदी है, ठीक है, तो इसका विकास किस प्राचीनतम भाषा से हुई है। पाली भाषा से हुए है, प्राकृत भाषा से हुए है, अपभ्रंश भाषा से हुए है, उपरोक्त सभी। तो ये आप लोग को बताना है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी का जो विकास हुआ है वो कौन सा प्राचीनतम भाषा से हुई है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि आज का 18वां क्वेश्चन, पाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, पाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। प्रिय वचन, बुध वचन, कल्याणार्थ वचन, मधुर वचन, कौन सा ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो पाली का जो होगा वो बुध वचन, और आप लोग जान रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध का जो अभिलेख लिखा गया था वो भी पाली भाषा से ही लिखा गया था। तो ये जो बुध है, बुध वचन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आज का 19वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी जो देवनागरी लिपि है जिसमें कि हिंदी आप लोग जानते होंगे देवनागरी लिपि है हिंदी, तो देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है किस से लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, हिब्रू लिपि, अरमैइक लिपि, कौन सा लिपि इसमें से बताना है। तो कौन सा लिपि हो जाएगा, तो जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। उसके बाद देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, मतलब मूल रूप से देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, अक्षरात्मक है या फिर प्रतीकात्मक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये क्या है, अक्षरात्मक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आज की क्लास का तो वो लोग कमेंट कीजिएगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसमें दे दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी तरह का हिंदी का बीएड का क्लास करने के लिए मेरे से जुड़े रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है वैसे ही आप लोग देख पाएंगे, इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।